चीज़ें पढ़ी थी। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या है? ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। और जो हमारे पास प्रदीप्ति है उसका है लक्स, जिसको हम फोटोमीटर या लक्स मीटर के द्वारा मापन करते हैं। यही मामला है कि नहीं है? इसके अलावा कोई का कोई सवाल है तो पूछ लो। कल वाले में से कोई सवाल नहीं है ना भाई? ठीक है, आ जाओ जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो। कल हमने कितने पॉइंट तक लिख लिया भाई? 5-6 पॉइंट ऐसे लिखा ना? 6 लिखा? 7 वाला लिखना ना। देखो कि 2 नाम है, एक तो चौंध यानी ग्लेयर, एक होता है ब्राइटनेस, चमकीलापन या चमकपन। बताओ भाई, चौंध या ग्लेयर क्या होता है? सिंपल शब्द है दो। आपने नाम सुना ना, चकाचौंध है। चकाचौंध में आंखें नहीं खुलती है क्योंकि लाइट आ रही सीधी, तो दर्दनाक जो प्रकाश की जो मात्रा ज्यादा होने के कारण आंखों में दर्द हो, तो वो हमारे पास क्या है? चौंध है। ठीक है ना? अच्छा, एक सवाल आया था, मैं आपको बताऊं। उसमें सवाल कैसे कोई है नहीं, लेकिन सवाल ने जो दिया था उत्तर अलग तरीके से दिया था। एक मैं बताऊं आपको, एक परीक्षा का सवाल है जिसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहोगे सर आपने तो लिखा रहे हो दर्द होता है ज़्यादा चकाचौंध से पर्सन में, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सवाल एक है थोड़ा अलग से, जब आप पढ़ोगे तो क्या पता आपके पास आएगा। पूछा, हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोशनी का लाभ है या एडवांटेज है? अब उसने पर्सन ही एडवांटेज पूछा। यदि उच्च रोशनी का कह देते तब तो हम कहते हैं आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन रोशनी का लाभ क्या? ये तो सिंपल हुआ। तो आप बता ही सकते, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। ये आंखों की थकान और सिर दर्द कम करता है। सही है कि नहीं है? नहीं है। अभी थोड़ी देर में कहोगे यही सही है ना भाई? अभी आपने कहा ना, सबने कहा सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है, जीभ की थकान और गले का दर्द कम करता है रोशनी से। चेहरे की थकान और सिर दर्द कम करता है। लीवर की थकान और शरीर में दर्द कम करता है। अब बताओ क्या करोगे? पहला ही। तो कई बार पर्सन ऐसे होते हैं जो आपका मन नहीं करता ये उत्तर है, लेकिन यही है क्योंकि बाकी सारी गलत है। अब ये सवाल है ना, तो सवाल जैसे पढ़ा मैंने, सवाल देखते मैंने कहा इसने ये क्यों दिया, फिर मैंने चारों ऑप्शन पढ़े कि भाई इसमें तो बेस्ट यही है कि ये जो रोशनी है लाभ करेगा तो आंखों के लिए करेगा, जीभ का, चेहरे का, लीवर का क्या लेना देना। तो बस, तो इस प्रकार के भी कई बार सवाल रह जाते हैं। ये MPIT टेक्निकल ऑफिसर 2024 का सवाल है, यानी जैसे राजस्थान में जूनियर इंस्पेक्टर होता है ना, वैसे मध्य प्रदेश का टेक्निकल ऑफिसर है, उसमें सवाल आया था ये। तो ऐसा नहीं कि सवाल को आप मैं हल्का फुल्का है। तो चकाचौंध क्या होता है बताइए भाई? तेज रोशनी से आंखों में जलन एवं दर्द होता है। तेज रोशनी से आंखों में क्या होगा भाई? जलन एवं दर्द होगा। ठीक है, ये हमारे पास चकाचौंध में ये इसका मेन कारण है कि तेज रोशनी से आंखों में क्या होगी भाई? जलन और आंखों में दर्द होगा। अब ये क्या होता है कि रोशनी की मात्रा है या प्रदीप्ति की मात्रा है, जो एक बिंदु पर जितनी अधिक गिरेगी तो चौंध उतना ही ज्यादा होगा, यानी चकाचौंध होना। तो उच्च रोशनी यदि है तो उच्च चकाचौंध होगा। अभी लिखना मत, रुको भाई। अगला हमारे पास है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किसे कहते हैं? मोबाइल में ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं करते हो आप, तो ब्राइटनेस किसे कहते हैं? आपके कंप्यूटर में ब्राइटनेस होती है, मोबाइल में ब्राइटनेस होता है। कई बार आप है ना रात मान लो मोबाइल देख रहे हो और ज्यादा आंखें दर्द करती है, ब्राइटनेस क्या करते थे? कम। और धूप में जाते हो तो ब्राइटनेस को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। कई जने तो इसके लपड़े से छुट्टी पाने के लिए क्या रखते हैं? ऑटो। आजकल आता है ना ऑटो, तो वैसा हो जाता है। तो बताओ ब्राइटनेस होती क्या है भाई? ब्राइटनेस के बारे में सुना हुआ सबने, देखा हुआ सबने, काम सब ले रहे हो, बताओ ब्राइटनेस होती क्या है? रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश निकल के किसी सतह पर गिरा, वहां से टकरा के आया, रिफ्लेक्शन हम उसे कहेंगे। भाई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यही है कि भाई कोई तरंग गई
और उस सतह से टकरा के वापस आई, रिफ्लेक्शन तो तब आएगा। अभी रिफ्लेक्शन कहां आया? नहीं नहीं, वो हमारे आंखों पे टकरा रही ना, यही चमकीलापन ज्यादा है, वापस निकलने वाला मामला ही नहीं है। क्यों नहीं मामला बताओ? आंखों से टकरा के रोशनी बाहर निकलती है क्या? ना। बिल्ली की आंखें चमकती है, अपनी थोड़ी चमकती है, रोजड़े की चमकती है अपनी थोड़ी चमकती है। अपने क्या है, पीछे एक है रेटिना लगा हुआ, रेटिना होती है काली झिल्ली, और काली परत के ऊपर रोशनी जाएगी तो वापस लौटेगी क्या? नहीं लौटेगी, अवशोषित हो जाएगी। और हमारा कैमरा जो पहला बना था वो एनालॉग कैमरा जिसमें रील डलती थी, 36 फोटो खींचते थे, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नेगेटिव निकालते थे, नहीं निकालते नेगेटिव, तो नेगेटिव निकालते हुए ऐसे फोटो खींचता था, तो आपके पास ऊपर आपको चमक पड़ती थी और फोटो खींच लेता, फिर वो नेगेटिव निकाल कर उसकी फोटो बनवाता था, ऐसे ही करता ना। तो वो आप जब उसने फोटो नहीं खींचे तो आप देखोगे रील पूरी एकदम काली होगी, जैसे ही फोटो खींचोगे तो जो चमकीलापन है उसके ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यही तो उसका मामला था। तो हम उसको फोटो खींचते समय कहते हैं फोटो खींची है कि ऐसे ही पड़का ही डाला है, ऐसे करते हैं कि नहीं करते? तो वो उस समय का केस था। तो क्योंकि वो भी झिल्ली काली होती है और हमारे आंख की रेटिना भी काली होती है, आंख से रोशनी नहीं निकलती वापस, परावर्तन बिल्कुल नहीं है। कोई दूसरा कारण बताओ? प्रति, हाँ, अब साधारण भाषा में समझो, ब्राइटनेस है मतलब वो वही क्या है, सवाल ही वही है ना कि भाई ऐसा ही क्या होता है कि थानेदार होता है, ऐसा नहीं होता। वो होता है कि हमारे पास 21 सतह के क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता, यदि एक सतह है कोई भी, उससे तीव्रता ज्यादा निकल रही है तो ब्राइटनेस क्या है? ज्यादा। तीव्रता कम निकल रही है तो ब्राइटनेस क्या है? कम। जो तीव्रता ज्यादा और कम है तो तीव्रता को हम किसे मापते हैं? ज्योति तीव्रता होती है ना, किसे मापते हैं? कैंडेला से। ज्योति तीव्रता किसे मापी जाती है? कैंडेला से। तो हम कहेंगे प्रति इकाई सतह से उत्सर्जित ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता, वही हमारे पास क्या कहलाएगी? ब्राइटनेस। इकाई सतह से, प्रति इकाई सतह से उत्सर्जित ज्योति तीव्रता, लुमिनेंस इंटेंसिटी। इसका मतलब ब्राइटनेस को किसे डिनोट करते हैं? बी से। बी बराबर क्या हो गया? आई बटा ए। बताओ आई हमने कल किसको लिखा? इंटेंसिटी को। और ए क्या होता है? एरिया। तो बताइए मात्रक क्या हुआ? मात्रक हुआ तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। कैंडेला बटा मीटर स्क्वायर। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? लैम्बर्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? बताइए ब्राइटनेस का मात्रक क्या है? तो आप कहेंगे ब्राइटनेस का मात्रक है लैम्बर्ट या कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। सूत्र कहोगे क्या कहोगे? प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित ज्योति तीव्रता क्या कहलाएगा? ब्राइटनेस। यही हुआ, करो नोट। लैम्बर्ट पूछा जाता है। क्या हुआ? सिलेबस घना ही है अभी तो, पढ़ते रहो। हो गया? जब तक एग्जाम डेट नहीं है तब तक चलता रहेगा मामला। जब एग्जाम डेट आएगी तभी फ्री होगा मामला। क्यों भाई? तब तक रेगुलरिटी रखा के आपके टेस्ट लेने ही पड़ेंगे ना। सिलेक्शन टेस्ट होता है, वो भी उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ के आओगे तो, और बहुत बड़ी भूमिका होती है उसकी, है कि नहीं भाई? और टेक्निकल में बच्चों के टेस्ट देने की आदत ज़्यादा होती नहीं है, नोट्स बार बार पढ़ने की आदत होती है, फिर उसमें ये लफड़ा आता है कि मैं जैसे जैसे आगे पढ़ रहा हूँ पीछे बड़ा भूल रहा हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम है।
तो टेस्ट दोगे तो ऐसा प्रॉब्लम मिट जाएगी। रिप्लाई नहीं देते हैं, रिप्लाई क्या दें, सवाल क्या भाई? हरियाणा लाइनमैन के लिए बेसिक पढ़ाओ। अब इसमें क्या बेसिक पढ़ाओ? इतना मोबाइल की ब्राइटनेस है भाई। प्रदीप्ति चैप्टर का किसी और चैप्टर से कोई लेना देना है क्या? बताओ। किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ने की आवश्यकता पड़ी तब जाके प्रदीप्ति पढ़ाते, ऐसा कोई चैप्टर का नाम बताओ। तो एकदम बेसिक है। अब चक्का चौंध और चमकीलापन ब्राइटनेस समझ में नहीं आया तो ये प्रॉब्लम कोई दूसरी आपके। इसमें तो ये कोई मामला ही नहीं है। ये तो दोनों शब्द है जो आपने जीवन में बहुत बार सुना और बहुत बार काम में लिया। मैंने अर्थ बताया, ये पहली बार नाम थोड़ी सुना आपने। चकाचौंध हम कहते हैं ना, कई बार लाइटें बहुत जला देते हैं, हम कहते हैं चकाचौंध बहुत कर रखी है, ठीक है ना, ये अखबार में आती है, ठीक है ना। तो चकाचौंध उसी से शब्द निकला हुआ, ग्लेयर चौंध। तो इसका मतलब क्या होता है? तेज प्रकाश। तेज प्रकाश से आंखों पर क्या आएगी? रोशनी ज्यादा आएगी, तो आंखों में क्या होगा? जलन होगा, दर्द होगा, यही होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारे पास चौंध करते हैं, उच्च रोशनी से उच्च चकाचौंध होता है। और रही बात है चमकीलापन, ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस नाम को पहली बार तो आपने सुना नहीं है। ब्राइटनेस आपने हमेशा सुना है, लेकिन वो आपने सुना ही है, बट परीक्षा वाला तो समझा नहीं ना। ब्राइटनेस क्या होता है कि मोबाइल से कितना प्रकाश निकलेगा, मोबाइल से कितना प्रकाश निकलेगा, कितनी तीव्रता निकलेगी। तो मैंने यही लिखा, इकाई क्षेत्र से उत्सर्जित ज्योति तीव्रता। तो देखो B बराबर I बटा A। I क्या होती है? इंटेंसिटी। A क्या होगा? एरिया। तो बताओ मात्रा क्या होगा? कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। यहां क्या पूछा था? लैम्बर्ट। बार बार ये आता कि नहीं आता? अब अगला आता है एक विकिरण दक्षता। वैसे तो विकिरण दक्षता में कम भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी पूछ ले। विकिरण दक्षता 7 8 9 नंबर है ना भाई। अब बताओ, मैंने कल आपको विकिरण के बारे में बताया। विकिरण क्या था? हमने कहा जब भी ऊष्मा ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट्स होगा वो विकिरण उत्सर्जित करेगा, और विकिरण उत्सर्जित के कारण हमारे पास क्या बनता है? प्रकाश। सूरज प्रकाश थोड़ी दे रहा है, सूरज तो क्या है? आग का गोला। ऊष्मा क्या है? वहां पर बहुत ज्यादा, उस सूर्य के केंद्र में मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है, सूर्य के बाहरी सतह पर 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो इतना तापमान है ज्यादा, तो वो तापमान है इतना ज्यादा, तो क्या उत्सर्जित करेगा? विकिरण। और विकिरण गमन करती हुई कहां तक आती है? पृथ्वी तक। और हमारे पास क्या होता है भाई? रोशनी। तो किसके कारण रोशनी आई? विकिरणों कारण। और फिर हमने पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का तापमान मापा कि नहीं मापा? मापा। किसकी सहायता से? विकिरण की सहायता। हम सूरज पे जाके थोड़ी मापे, यहां पर क्या? विकिरण है, विकिरणों की सहायता से मापा। मैंने आपको यह बताया, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। जब आप स्विच ऑन करोगे तो फिलामेंट में धारा प्रवाह होगा, और फिलामेंट में धारा प्रवाह होगा तो H बराबर क्या होता है? I² RT। तो क्या उत्पन्न करेगा? ऊष्मा। और जब ऊष्मा 800 डिग्री सेल्सियस अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या बन जाती है? विकिरण। और बल्ब कितना डिग्री पे काम कर रहा है? 2300। कितना डिग्री पे काम कर? नॉर्मली 2300। तो बताओ क्या उत्सर्जित करेगा? विकिरण। और विकिरणों से क्या बनेगा? प्रकाश। तो अब पूछा विकिरण की दक्षता क्या है? तो विकिरण की दक्षता का मतलब है कि सबसे पहली बात, विकिरण का अर्थ क्या है? विकिरण का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे ऊष्मा या प्रकाश, ऊष्मा या प्रकाश, ठीक है। अब विकिरण दक्षता होती क्या है? रटना इसमें कुछ नहीं है, आराम से सब लैंपों को समझना है। समझ जाओगे तो इस लैंप के इंपॉर्टेंट है, सवाल काफी अच्छे आते हैं इसके। आते नहीं आते? आप देख लेना, कोई भी एग्जाम में 2-3 सवाल आ जाते हैं, एक चैप्टर से 2-3 सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। विकिरण दक्षता क्या है? तो आप कहेंगे भाई आपने तो दिया है धारा, धारा से क्या उत्पन्न हुई? हीट। हीट से क्या निकली? विकिरण। और विकिरणों के कारण क्या प्राप्त हुआ? प्रकाश। तो बताओ आउटपुट क्या है? प्रकाश। इनपुट क्या है? विकिरण। विकिरणों से क्या मिला? मैं प्रकाश। मिला कि नहीं मिला? तो आप कहेंगे उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा प्रदान की गई विकिरण की मात्रा। करो नोट। ये विकिरण दक्षता है। सारी विकिरण प्रकाश बनी नहीं ना। एक बच्चे ने मुझे और कहा था कि भाई प्रश्नों की सर भाषा समझ में नहीं आती। मैं जोधपुर पढ़ा रहा था अभी, तो उन्होंने कहा था सर जो पढ़ाते हैं तो क्या है कि
सर वो भाषा समझ में नहीं आती है, पर्सन अलग भाषा में आते हैं और पढ़ाते अलग भाषा में। उन्होंने कहा था कि दूरक सर ने जो पढ़ा के गए, मैं पहले दिन गया था, मैंने कहा कौन सा टॉपिक, उन्होंने कहा प्रतिरोध। मैंने कहा कल पूरा पढ़ के आना। उसने पूरा पढ़ के आया होगा, मैंने पूछा पूरा पढ़ा, उसने कहा नहीं पढ़ा। मैंने कहा एक दिन और दिया, तो पूरा पढ़ के आना। तो उसने और दूसरे दिन आया, मैंने कहा पूरा पढ़ा, उसने कहा पूरा पढ़ा। मैंने कहा अब तू रामायण किताब खोल के सवाल कर। वो सवाल करता गया, सवाल होते गए होते गए होते गए, तो कहा नहीं अब तो भाषा सीधी हो गई। तो जिसको भी लगे भाषा में प्रॉब्लम है तो चैप्टर को 2 बार पढ़ो, भाषा सीधी हो जाती है। भाई बात ये है कि नहीं है, बाकी कोई नहीं है। वो तो क्या आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो भाषा घुमा के लगेगी, जब आप उसको समझ के पढ़ोगे तो भाषा क्या लगेगी, सीधी। भाषा यही होती है। तो जब भी भाषा का इश्यू आ रहा है ना, तो इसका मतलब पहली लाइन में समझ में आ गया कि आपने ऊपर ऊपर से लाइन पढ़ के उत्तर ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं मिलता है। टेक्निकल है, आपको समझनी पड़ेगी चीजों को। भाषा का मामला ये है, कोई भी चैप्टर खोल लेना, उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर सवाल करो, भाषा क्या हो जाएगी, सीधी। और आपको सीधी करने की आवश्यकता ही नहीं, ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे, भाषा क्या होगी, घुमा के। लिख लिया भाई। अगला है अवशोषण गुणांक। अवशोषण किसे कहते हैं भाई, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, शोक ना हो जाता है। मतलब जैसे सिंपल है, मैं आपको एक सिंपल तरीके बताऊं। एक लैंप लगे, मैंने लैंप लगे, दीवारें यदि काली है तो सारी की सारी प्रकाश को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन। और यदि मान लो हमारे पास दीवार लाइट कलर, हल्के कलर की, लाइट कलर हल्का कलर की है, सफेद की है, तो यहां पर क्या होगा, अवशोषण क्या होगा, कम। यही मामला। जैसे जैसे यदि दीवार का या छत का रंग गहरा होगा, अवशोषण क्या होगा, ज्यादा। और जैसे जैसे हमारे पास दीवार में छत का रंग हल्का होगा, अवशोषण क्या होगा, कम। यही होता है कि नहीं होता। तो आप बताओ, हमारे पास अवशोषण गुणांक का मान कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए? घरेलू रोशनी के हिसाब से कम ही होना चाहिए। इसीलिए घर में हम सफेद कलर ज्यादा काम में लेते हैं। सफेद के अंदर थोड़ा सा क्रीम कलर का मिला देते हैं, नीला कलर मिला देते हैं, हल्का फुल्का जो भी है, लेकिन हम रखते हैं लाइट कलर। लाइट मतलब हल्का कलर। यदि गहरा कलर कर दिया घर में, तो आपको एक लैंप की जगह कितने लैंप लगाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि एक तो अवशोषण हो जाएगा और एक ही बचेगा, आधा तो अवशोषण कर लेगा ना। तो ये है अवशोषण गुणांक। समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखोगे दीवार में छत का रंग सफेद या लाइट कलर होना चाहिए, जिससे प्रकाश का अवशोषण कम से कम होगा। हमारे पास हो गई कि अवशोषित, मतलब ये अवशोषण गुणांक किसे क्या कहेंगे भाई? अवशोषित प्रकाश की मात्रा आपतित। अवशोषण गुणांक कम एवं परावर्तन गुणांक उच्च होना चाहिए। अवशोषण गुणांक कम एवं परावर्तन गुणांक उच्च होना चाहिए। लिख दो।
अवशोषण गुणांक कम है, परावर्तन गुणांक क्या होना चाहिए? उच्च। अवशोषण कम होगा तो बाकी सब क्या होगा? परावर्तन ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहता है? उल्टे ही रहता है। लाइट कलर में परावर्तन होता है, डार्क कलर में क्या होता है? अवशोषण होता है। लिख लिया भाई, ठीक है। तो अवशोषण गुणांक लिख दिया। अगला भाई, परावर्तित प्रकाश की मात्रा बटा आपतित प्रकाश की मात्रा। परावर्तित प्रकाश की मात्रा बटा आपतित प्रकाश की मात्रा। एक आता है हमारे पास पारेषण गुणांक। ऐसा कुछ होता नहीं बड़ा, ऐसे कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले। पारेषण गुणांक होता है हमारे पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करता ना, तो प्रकाश की मात्रा में कमी हो जाती है। जैसे नहीं होता है कि भाई आपने ऑफिस बना रखा, बीच में कांच लगा दिया, तो जो ऑफिस में आपने लाइट ऑन की, जितनी ऑफिस में उजाला है उतना बाहर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में कांच आ गया। अब कांच तो आया तो काफी सारा उजास बाहर आ गया, लेकिन कांच की जगह आपने फाइबर लगा दिया, तो ऐसा केवल आभास हुआ कि अंदर रोशनी जल रही, बाहर बिल्कुल हल्की सी आई। तो यहाँ पारेषण क्या हो गया? ज्यादा। और जब कांच था तो पारेषण क्या था? कम। और कांच भी यदि पतला होगा तो पारेषण और भी क्या होगा? कम। अब पारेषण गुणांक है तो पारेषण कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? वो तो हमारे डिमांड के अनुसार काम करेंगे कि कहां पर कितनी डिमांड है, कि भाई बाहर आपको प्रकाश ज्यादा देख भेजना है या केवल उजासा ही भेजना है, तो उस हिसाब से कार्य किया जाएगा, है कि नहीं है? तो पारेषण गुणांक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो प्रदीप्ति में या रोशनी में कमी हो जाती है। पारेषण गुणांक, पारेषित प्रकाश की मात्रा बटा आपतित प्रकाश की मात्रा। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो प्रदीप्ति में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। करो नोट, यही हमारे पास पारेषण है। माध्यम चेंज करेगा तो क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाएगी ना। अब आप लिखो प्रदीप्ति के नियम लिखो भाई। प्रदीप्ति के दो नियम हैं। पहला हमारे पास बताओ भाई प्रदीप्ति का नियम क्या है? तो पहला होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब लिखो कुछ मत, मैं समझा देता हूं भाई। पहले व्युत्क्रम वर्ग का नियम,
व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास ये है नीचे तल, ये है तुम्हारे पास छत। एक तो तुमने छत है, यहीं पे आपने एक बल्ब लगा दिया और पीछे क्या लगा दिया, रिफ्लेक्टर। तो प्रकाश कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा भाई, आएगा। एक आपने क्या कर दिया, हुक लटकाया और यहां लगाया लैंप और यहां लगाया रिफ्लेक्टर, तो ये भी प्रकाश नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। दोनों प्रकाश नीचे आएगा। दोनों में से ज्यादा प्रकाश नीचे कौन सा आएगा, सेकंड वाला। तो यानी कि ये जो प्रकाश है ये हमारे पास कम नीचे आएगा। तो दूरी जैसे बढ़ी प्रदीप्ति क्या हो गई, घट गई। तो बताओ व्युत्क्रम वाग नहीं हुआ, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। और दूरी कम हुई तो प्रदीप्ति क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये व्युत्क्रम तो समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब यहां हुआ कि पहली लाइन वो निकला E समानुपाती 1/d²। E समानुपाती 1 क्या हो गया, d²। अब d क्या है, d है स्रोत व तल के बीच की दूरी, स्रोत व तल के बीच की दूरी। तो बताओ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात, पहला मामला। दूसरा मामला, यदि तुमने जो बल्ब लगाया, यदि बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इकाई कोण पर प्रकाश क्या जा रहा है, ज्यादा, तो नीचे प्रकाश क्या आएगा, ज्यादा। और उसकी तीव्रता कम है तो नीचे प्रकाश क्या आएगा, कम। तो तीव्रता पर भी निर्भर करेगा। तो E समानुपाती I। अब सवाल क्या है इसमें, बाकी कोई घुमा के सवाल नहीं है, एक सवाल घुमा के पूछा है, बताओ सूर्य से जो प्रकाश हमारी धरती पर आ रहा है तो कौन से नियम की पालना कर रहा है, यही तो नियम है। आप सूर्य से ला रहे हो, मैंने ये तो छत से लाया, मैंने कहा छत से बल्ब नीचे लाता तो रोशनी क्या आती, ज्यादा, और दूर है तो रोशनी क्या आएगी, कम। तो यही इसको और ऊपर करोगे तो क्या चला जाएगा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य मतलब क्या है, दीप्त, प्राकृतिक, प्राकृतिक दीप्त है नहीं, बल्ब भी क्या है, दीप्त है। लेकिन ये क्या है, कृत्रिम। जुगनू भी दीप्त है लेकिन कौन सा है, जैविक। जुगनू जैविक क्रिया, जुगनू भी तो चमकता है, सूर्य भी चमकता है, बल्ब भी चमकता है। चंद्रमा क्या है, अदीप्त। अदीप्त क्या होता है, खुद से नहीं चमकता, जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर गिरेगी तब चंद्रमा चमकेगा, तो चंद्रमा क्या है, अदीप्त। रेडियम प्लेट क्या है, अदीप्त। रेडियम प्लेट पर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो चमकेगा, जब तक रेडियम पर लाइट नहीं पड़ेगी चमकेगा क्या, नहीं। तो वो भी हमारे पास क्या है, अदीप्त। जैसे नहीं होता है रोड पर, हाईवे पर लगा देते हैं ना, तो आप कहते हैं रात को ही लाइटें चमक रही है, तो शुरुआत में वो दो अलग है। आजकल क्या है, कुछ जगहों पर जो मेगा हाईवे होते हैं वहां पर गवर्नमेंट ने उसमें लाइटें लगाई दी है, वो अलग केस है। जो पुराने जितने भी आप डायरेक्शन वाले बोर्ड देख लो साइड में खतरे वाले, वो सारे कौन से बने होते हैं, रेडियम के। आप जाओगे तो जैसे ही गाड़ी की लाइट पड़ेगी तो आपको चमकेगा। तो ये जो है, या फिर हम साइकिल के पीछे नहीं होता एक छोटा सा, वो रेडियम, क्योंकि साइकिल में लाइट थी नहीं कि पीछे से कोई आके टक्कर नहीं मार दे, इसलिए पीछे क्या लगा देता है, रेडियम। यानी पीछे से जो आएगा उसको चमक जाएगा, ये इसका मतलब आगे साइकिल चल रही है, यही तो मामला है। तो रेडियम भी क्या है, अदीप्त। चंद्रमा भी क्या है, अदीप्त। बल्ब क्या है, प्रदीप्त। सूर्य क्या है, प्रदीप्त। जुगनू क्या है, प्रदीप्त। तो ये हमारे पास जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ना, यही सूर्य की रोशनी धरती पे आती है तो कौन से नियम की पालना करती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की। अब मैं अलग से ये लाइन नहीं लिखाऊंगा, ये नहीं कि परीक्षा में आगे लाइन तो मैं लाइन लिखा दूं। अब कल को मान लो कोई तारे का लिखा हुआ आ जाएगा, लॉजिक तो वही है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, ठीक है। करो नोट। आई क्या है, आई इंटेंसिटी है, आई है इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता कह दो। करो नोट। प्रदीप्ति को इल्यूमिनेशन, रिफ्लेक्ट, हमने रिफ्लेक्टर के बारे में अभी बात ही नहीं की है, रिफ्लेक्टर के बारे में हमने अभी बात ही नहीं की है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम आप समझ गए तो अगला सवाल कैसे पूछो, ये सवाल पूछा हुआ था रोशनी वाला, सूर्य की रोशनी कौन से नियम की पालना करता है, तो आप सोचोगे यार तो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप यदि दिमाग लगाओगे व्युत्क्रम वर्ग का तो नियम है सेम ही। टेक्निकल में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है। अच्छे नंबर किस आएंगे, कॉन्सेप्ट से। पर्सन की भाषा घूमेगी, पर्सन घूमेगा, पूरा सब्जेक्ट ही घूम सकता है,
लेकिन कॉन्सेप्ट सही है तो नंबर आपके आएंगे। रटे रटा ऐसा नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं भाई? मैथ में क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स में क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। टेक्निकल वहीं से तो निकली हुई है, तो कॉन्सेप्ट ही है। अब ऐसा थोड़ी बायोलॉजी में क्या रटे रटे काम चल जाता है, सीधी सीधी लाइनें हो सकती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है, वैसा वैसा। इधर वैसे सवाल है नहीं। कर्तन दांत कितने हैं, ये दांत कितने हैं, आते हैं ना उसमें। अगर चरणविकार, चरणविकार, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है। हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। हो गया? ठीक है भाई। अच्छा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम आ गया। आगे आते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बाद में दूसरा कौन सा? लैम्बर्ट का कोई नियम, लैम्बर्ट का कोजिया नियम, कोसाइन रूल ऑफ लैम्बर्ट। लैम्बर्ट वैज्ञानिक का नाम है, इसका कोजिया रूल देखना। कोसाइन रूल है, हाँ, कोस थीटा। देखो साइन थीटा होता है ना, उसको कहते हैं ज्या, और कोस थीटा को कहते हैं कोजिया। ये नाम यही था, ठीक है ना। तो कोसाइन रूल अब है क्या, आप समझना, मैं समझा देता हूं पहले। ये एक बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, सामने एक दीवार पर प्रकाश गिरेगा, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रकाश है, पूरा ही प्रकाश है, जो इतनी देर तक में गिरा, ठीक है। तो आप देखो थीटा में क्या कहेंगे भाई, कोण कम है। कोण कम है तो हमारे पास यहां पर प्रदीप्ति क्या आई, ज्यादा आई। यहां पर प्रदीप्ति क्या आएगी, ज्यादा। अब इसके बदले में मैं क्या करूं कि ये कोण है ना, ये यहां तक कर दूं मैं। अब बताओ, ये थीटा मान लो 1 है, तो ये थीटा क्या हो गया भाई, थीटा 2। थीटा 2। अब देखो कोण हमारे पास थीटा 1 था पहले, अब थीटा 2 कोण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब जैसे ही कोण बढ़ा तो इस पूरी दीवार के ऊपर प्रकाश गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये इतनी दीवार पर गिरा था तो प्रदीप्ति क्या थी, ज्यादा। पूरी पर गिरेगी तो प्रदीप्ति क्या होगी, कम। जैसे नहीं होता अपने आपके पास टॉर्च होती है, यदि टॉर्च छोटी सी कम दूरी पर गिरेगी, तीव्रता क्या रहेगी, ज्यादा। प्रदीप्ति भी क्या रहेगी, ज्यादा। और ज्यादा एरिया पर गिरेगी वही रोशनी, तो प्रदीप्ति क्या हो जाएगी, कम। तो आप कहेंगे भाई यहां पर हमारे पास हो जाएगी प्रदीप्ति कम। बात समझ आई? चलो एक और देखते हैं। हमने प्रदीप्ति लिखा ना, ई बराबर हमने क्या लिखा था, फाई बटा ए। ये भी लिखा नहीं लिखा, सूत्र का नहीं लिखा। एरिया बढ़ता है तो प्रदीप्ति, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र में जो हमारे पास फ्लक्स की मात्रा है वही तो प्रदीप्ति कहलाई। तो हमारे पास एरिया ज्यादा हुआ तब कोण क्या है, ज्यादा, तो प्रदीप्ति क्या हुई, कम, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट संबंध है, जब कोण घटता है तो बताओ कोस थीटा का मान बढ़ेगा घटेगा? थीटा कम होता है तो कोस का मान बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा। आपको मैं बता दूं, कोस 0 का मान होता है 1। कोस 30 का मान कितना होता है भाई, √3/2। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 60 का मान कितना होता है, आधा। और कोस 90 का मान कितना होता है, 1। यानी हाँ, 0 यानी जैसे जैसे कोण कम है तो ये मान क्या है, ज्यादा। तो आप कहेंगे उस केस में कोस थीटा का मान बढ़ेगा। तो यानी कोस थीटा भी बढ़ रहा है, ई भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो आप कहेंगे लैम्बर्ट का कोस नियम ये है कि ई समानुपाती कोस थीटा। ई समानुपाती क्या है भाई, ई बढ़ रहा है तो कोस थीटा भी बढ़ रहा है। थीटा यदि बढ़ाते हैं तो हमने कहा ना ई घटेगा, थीटा बढ़ाते हैं तो कोस थीटा का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो बताओ ई समानुपाती क्या है, कोस थीटा। तो ये है लैम्बर्ट का कोस नियम, ई समानुपाती कोस थीटा। थीटा हमारे पास होता है स्रोत से जो तल पर गिरने के लिए बनने वाला कोण, ठीक है ना। थीटा क्या है, स्रोत से तल पर गिरने वाले प्रकाश का उत्सर्जन कोण, यही थीटा है कि नहीं है? तो लॉजिक समझ में तो आ गया होगा कि जैसे जैसे हमारे पास थीटा बढ़ेगा प्रदीप्ति क्या होगी, घटेगी। और थीटा बढ़ेगा तो प्रदीप्ति घटेगी, थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा भी घटेगा। तो ई समानुपाती क्या है, यही लैम्बर्ट का कोस नियम है। कर लो नोट, ये कोस वाली वैल्यू तो हटा देता हूं। ये हमारे पास क्या है, लैम्बर्ट का कोस नियम।
एक ही सूत्र बनता ही है पूरा ही, प्रदीप्ति का नियम तो आएगा ना, नियम का एक ही तो ये सूत्र है, और क्या सूत्र है? तो कुल मिला के ई का सूत्र क्या बन गया भाई प्रदीप्ति का? भाई ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर गुणा कोस थीटा। ये सूत्र आया कि नहीं आया पूरा? ई समानुपाती आई मैंने बता दिया था, ई समानुपाती 1/d स्क्वायर बता दिया था, ई समानुपाती कोस थीटा बता दिया था। कुल मिलाकर प्रदीप्ति का ये सूत्र है ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल करवा देता हूं। कोज्या का मतलब क्या होता है? कोज्या का मतलब कुछ नहीं, ये होता है कोसाइन को कोज्या कहते हैं, ये होता है कोसाइन को कोज्या कहते हैं। जिसमें कोस आता है वो कोज्या होता है, जिसमें साइन आता है वो ज्या होता है। आप नहीं कहते साइनोसॉइडल को क्या कहते हैं? ज्या वक्रीय तरंग। ज्या क्यों नाम है? साइन के कारण। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हो गया भाई? ठीक है। तो स्रोत से तल पर गिरने वाले प्रकाश का उत्सर्जन कोण है वो है थीटा, और इसी से ई समानुपाती कोस थीटा, ई बराबर आई डी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा। अब मैं एक न्यूमेरिकल सवाल आपको करवा देता हूँ भाई। लिखो, एक 800 कैंडेला शक्ति के प्रकाश स्रोत से स्क्रीन 20 मीटर दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए पहला है अभिलंब से टकराती है, मतलब प्रकाश किरण किसे टकराएगी? प्रकाश अभिलंब से टकराती है। दूसरा लिखो, प्रकाश 60 डिग्री कोण से टकराता है। ठीक है। अभिलंब से टकराने का मतलब ये होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। अभिलंब से टकराने का मतलब क्या होता है? थीटा कितना डिग्री है भाई? 0 डिग्री। तो मुझे दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें यह दिया है कि हमारे पास कैंडेला पावर दिया है। कैंडेला पावर दिया कि नहीं दिया? ये ज्योति तीव्रता का मान होता है कि नहीं होता है? तो 800 कैंडेला पावर हो गया आई का मान। डी हमारे पास दिया हुआ कितना मीटर है भाई? 20 मीटर। सबसे पहली कंडीशन है ई बराबर क्या होगा? आई, अच्छा पहले सबसे पहले वाले में क्या दिया? थीटा कितना दिया? 0 डिग्री। तो ई बराबर क्या हो गया? आई डी स्क्वायर गुणा
कोस थीटा, ये सूत्र था। अब इस सूत्र के द्वारा सोल्व करेंगे तो E बराबर आई का मान कितना है 800, डी का मान कितना है 20 का स्क्वायर इंटू कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो 800 बटा कितना आया भाई 400 बराबर कितना आया 200, सॉरी 2 क्या आया लक्स। E का मात्रा क्या था लक्स है ना, इसी हिसाब से दूसरा आप खुद याद कर लो। सूत्र यही लगाना है E बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर कोस थीटा। 2 ल्यूमेन प्रति मीटर कह दो या 2 लक्स कह दो, सही बात है। 2 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या 2 लक्स। लक्स क्या होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर था भाई, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा आप खुद याद कर लो। कितना है दूसरे का 1 आया। दूसरा में हमारे पास थीटा कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री। ई बराबर क्या हो जाएगा आई बटा डी स्क्वायर इंटू कोस 60। तो बताओ आई का मान कितना है 800 बटा 20 का स्क्वायर, कोस 60 का मान कितना हो गया आधा, 800 बटा 800 बराबर कितना आया 1। यही हुआ कि नहीं हुआ। अब कोस 60 का मान आधा होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे कोस तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, पावर फैक्टर है ये तो आपके इलेक्ट्रिकल में। कोई कोस ध्यान रखे कोई बड़ा काम थोड़ी करो, पावर फैक्टर सोल्व कैसे होगा कौन, तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। पॉलीफेज में नहीं आता सवाल, वहां पर भी आता है ना कितना डिग्री से कितना डिग्री बीच में, तो पावर फैक्टर का मान क्या कोस थीटा पावर फैक्टर है, कोस थीटा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। वैसे भी हो गया अभी ओके। अब हमारे पास हेडिंग लिखो प्रदीप्ति के कारक। पहला लिखो स्थान ऊंचाई अनुपात। अभी नोट मत करना, ध्यान से देख लेना। स्थान ऊंचाई अनुपात है तो एक तो ये किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा भाई, प्रकाशिक स्रोत की ऊंचाई क्या है, ज्यादा ऊंचाई होगी तो प्रदीप्ति क्या होगी कम, कम ऊंचाई होगी तो प्रदीप्ति क्या होगी ज्यादा। प्रकाशिक यानी बल्ब कितना ऊंचा पर लगा हुआ है, प्रकाशिक स्रोत की ऊंचाई। दूसरा हमारे पास होगा इसमें कि दो प्रकाशिक स्रोतों के बीच क्षैतिज दूरी कितनी है। होल है बड़ा मेरे, जैसे मान लो मैं आपने एक कमरा बनाया, छोटा कमरा बनाया, एक लाइट लगाई बीच में तो रोशनी काफी अच्छी दे रहा है। मैंने कहा कितना वाट का, तो आपने कहा 100 वाट का। मैंने कहा 100 वाट से हो जाता है रोशनी, हाँ हो जाता है। फिर मैंने कमरा बढ़ा दिया दुगुना बड़ा, लाइट लगाई वो एक ही। फिर मैं कहूँगा यार मेरे कमरे में तो आ नहीं रही इतनी रोशनी, क्यों नहीं आई, क्योंकि एरिया बढ़ गया। यानी कि हमारे पास यदि बड़ा होल होगा तो प्रकाशिक स्रोत क्या लगेंगे ज्यादा, तो उनके बीच वर्टिकल डिस्टेंस तो देखते देखते हो, उनके बीच क्षैतिज दूरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रकाशिक स्रोत के बीच क्षैतिज दूरी, प्रकाशिक स्रोत के बीच क्षैतिज दूरी, ठीक है ये भी हो गया। तीसरा क्षैतिज, प्रकाशिक स्रोत के बीच क्षैतिज दूरी कह दो, या हम कहते हैं क्षेत्रफल कह दो। भाई क्षेत्रफल भी तो ज्यादा हो गया ना, यहां लिख देते हैं तल का क्षेत्रफल। एक ये इस पर भी तो विधि होगी कि आपने प्रकाश विधि लगाई कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष है, अर्ध प्रत्यक्ष है, अर्ध अप्रत्यक्ष है, या सामान्य विधि है। उससे भी तो होगा ना नीचे प्रकाश कितना आएगा, तो इस पर भी निर्भर करे। और किस पर निर्भर करे, छत व दीवारों का रंग। ये मुख्य घटक है जिस पर निर्भर करता है, ये मुख्य घटक है जिस पर क्या करता है निर्भर, स्थान ऊंचाई अनुपात पर निर्भर करेगा। दूसरा हमारे पास होता है इसमें उपयोगिता गुणांक। उपयोगिता गुणांक क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर। उपयोगिता गुणांक क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो।
घर में आपने एक ट्यूबलाइट चालू की, आप पढ़ने बैठ गए, आपके भाई ने दूसरी ट्यूबलाइट चालू की, वो उधर नीचे जाके बैठ गए, पापा आए, पापा ने कहा दोनों एक जगह नहीं पढ़ सकते क्या, बिल कौन भरेगा? हाँ, तो इसका मतलब है कि ट्यूबलाइट चल रही पूरी, रोशनी पूरे तल में आ रही है और हम काम ले रहे हैं थोड़ी देर वाली, तो ये तो ठीक नहीं है कि केवल तुम्हें अकेले को पढ़ना है तो टेबल लैंप लगा लो। टेबल लैंप क्या करेगा, जितनी देर तक टेबल है, टेबल के बाहर वो लाइट जाएगी नहीं, आप उसको नीचे कर लोगे और टेबल लैंप का प्रयोग कर लोगे, है कि नहीं है? तो टेबल लैंप का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया, ज्यादा। चलो आप गए वर्कशॉप में काम करने, वर्कशॉप होता है बड़ा सा, आधे बीघे का होता है, 1 बीघे का, इतना बड़ा होता है वर्कशॉप। वर्कशॉप में गए, आपने सारी लाइटें चालू कर दी, एक मशीन पे काम करने लग गए, तो उसने कहा ये तो कोई कायदे की बात नहीं रही, तो इसमें यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या आ गए, कम। जिस मशीन पर आपको लाइट चाहिए उसी मशीन पर चालू करो, जिस पर नहीं चाहिए तो एक हल्की रोशनी होती है वही रहने दो, ये है कि नहीं है? तो इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपयोगिता गुणांक। तो उपयोगिता गुणांक जो होता है, इसके बारे में सवाल होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, उसमें यूटिलाइजेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, 0.4 से 0.6 होता है, 0.4 से 0.6। अधिकतम कितना होता है, 1। तो पूरा पूरा तो कभी भी प्रकाश काम में ले ही नहीं सकते, अधिकतम कितना ले पाए, 0.4 से 0.6, बाकी क्या चला गया साइड में, ठीक है। और अप्रत्यक्ष विधि होती है तो 0.1 विधि काम में ले पाए, अप्रत्यक्ष विधि में कितना ले पाए, 0.1 से 0.2 के दो, इतना ही काम आया अप्रत्यक्ष विधि में, 0.1 से 0.2। तो उपयोगिता गुणांक कहेंगे किसे भाई, यूटिलाइजेशन फैक्टर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कुल उपयोग किए गए प्रकाश की मात्रा प्रदान की गई कुल प्रकाश मात्रा, यही तो उपयोगिता गुणांक होगा। कि आपने भाई, आपको दिया तो हमने 100 ल्यूमेन है, तुम काम कितना ल्यूमेन ले पाए, तो फ्लक्स तो चारों तरफ निकले, जैसे आपने बाड़े में लगाया एक लट्टू, तो उसका उपयोगिता गुणांक क्या है कि हम इसका सिंपल मानते हैं कि ये नीचे तल पर लाइट ही 50% डालता है, उपयोग तो कितना लेंगे बाद की बात है, तल पर लाइट ही कितनी डालेगा, 50%, तो लाइट कहां चली गई, ऊपर ही, तल पर ही। अब तल पर 50 डाला तो आपको बाड़े में जितना जहां जहां काम है वहीं पर प्रकाश है, जहां काम नहीं है वहां भी फैला है, जहां नहीं है वहां भी तो गया है, तो वो उपयोगिता गुणांक क्या हो गया, घट गया, ये मामला है। तो उपयोगिता गुणांक क्या था, कुल उपयोग किए गए प्रकाश की मात्रा बटा प्रदान की गई कुल प्रकाश की मात्रा, करो नोट। एक आता है तीसरा अवपात गुणांक, अवपात गुणांक होता है डेप्रिसिएशन फैक्टर, अवपात गुणांक होता है ना, इसका मान सदैव 1.2 से 1.4 के बीच होता है, अवपात गुणांक कहते हैं आदर्श स्थिति में प्रदीप्ति। आदर्श स्थिति का मतलब क्या है, आपने ट्यूबलाइट को साफ कर दिया है पूरा, और अब जितना भी प्रकाश उत्पन्न हो रहा है पूरा पूरा क्या रहा है, बाहर, तो आदर्श स्थिति में प्रदीप्ति, और एक है सामान्य स्थिति में प्रदीप्ति। तो सामान्य नीचे तो क्या हो गया, भाग छोटा, सामान्य स्थिति में प्रदीप्ति। अवपात गुणांक, इसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, मरम्मत गुणांक कहलाता है, मरम्मत कह दो या अनुरक्षण कह दो। इसका मरम्मत गुणांक या अनुरक्षण गुणांक होता है जो इसका व्युत्क्रम होता है। अब ये व्युत्क्रम है तो बताओ अनुरक्षण गुणांक होता है क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर हो गया भाई, अनुरक्षण गुणांक। तो अनुरक्षण गुणांक इसका जस्ट उल्टा लिख दो, ऊपर लिख दो सामान्य स्थिति में प्रदीप्ति बटा आदर्श स्थिति में प्रदीप्ति। इसका मान 0.4 से
0.8 के बीच होता है। एक सवाल आया था तो ऑप्शन में 0.6 से 0.8 था, जबकि 0.4 से 0.6 होता है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता है ना। जैसे मैंने लिखा, वो प्रश्न नहीं दिखाया था कि उसे क्या होता है, रोशनी से क्या होता है, सिर दर्द कम होता है, क्या लेना देना था, लेकिन और कुछ आंसर था नहीं उसका। जो भी प्रभाव आएगा आंखों से ही आएगा, आंखों पर ही आएगा। आप देखो कि हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाश व्यवस्था के बारे में, या प्रकाश विधि के बारे में। ये हमारे पास प्रकाश को एक सही तरीके से प्रेजेंट करना और निर्देशित करने का तरीका हुआ है। क्योंकि कहीं पर आपको प्रकाश डायरेक्ट रूप से ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पर आपको डायरेक्ट नहीं चाहिए होता है, इनडायरेक्ट चाहिए। जैसे फिल्म हॉल में, सिनेमा घर में आपको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, तो वहाँ इनडायरेक्ट प्रकाश व्यवस्था होती है। जैसे इंटरवल के टाइम भी क्या करेंगे, वो डायरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कई जगह डायरेक्ट होता है और कई जगह इनडायरेक्ट है। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये जो फोटो दे रखे हैं, ये फोटो दे रखे हैं आपके नियम के अनुसार, ठीक है। मैं बताऊँगा उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है। अब इसमें जैसा दिख रहा है वैसा अर्थ सब में होता नहीं है, थोड़ा सा अलग प्रकार से ये प्रेजेंटेशन होता है, तो उसको हम देखेंगे। प्रकाश विधि होती है प्रकाश को निर्दिष्ट करना, प्रकाश को निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट करना। इसमें सबसे पहली विधि होती है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई इंग्लिश में? डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रकाश विधि है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने कोई लैंप लगा रखा है और उस लैंप से आपके पास 90% प्रकाश कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। इसमें 90% प्रकाश नीचे की ओर, नीचे की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधोमुखी। उसे हम क्या कहेंगे? अधोमुखी। तो अधोमुखी हमारे पास कितना है भाई? 90% प्रकाश है जो नीचे की ओर आ रहा है, यानी अधोमुखी है। और 10% प्रकाश कहां जाएगा? ऊपर। जो जितना नीचे आ रहा है नीचे है, बाकी सारा प्रकाश कहां जाएगा? ऊपर। तो मैं नीचे वाला लिखूंगा, ऊपर वाला लिखूंगा नहीं। अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपके 90% तक होता है, या फिर आप इसको 90% से 100% भी लिख सकते हैं। 90% से क्या लिख सकते हैं? 100%। अब यहां लिख दो ऊपर की ओर कितना होगा, तो ऊपर की ओर होगा 0 से 10%। ऊपर की ओर कितना होगा? 0 से 10%। इसका उपयोग कहां करते हैं? औद्योगिक इकाइयों में। औद्योगिक इकाइयों में करते हैं। यहां पर घर में कुछ केस में कर लेते हैं, जैसे टेबल लैंप होता है, तो टेबल लैंप में भी कौन सा होता है? प्रत्यक्ष, ठीक है। अब इस विधि में आपको क्या मिलेगा कि उच्चतम दक्षता होती है। प्रकाश की सबसे ज्यादा दक्षता इसी में होती है, क्योंकि जितना प्रकाश वो पूरा पूरा कहां नीचे आ रहा है, नीचे कहां आ रहा है? तल में। और आपको प्रकाश कहां चाहिए? ऊपर चाहिए, तल में चाहिए? तल में। तो इसकी दक्षता क्या होगी? उच्चतम। उच्चतम दक्षता एवं चमकीलापन, चमकीलापन एवं दक्षता इसमें क्या होती है भाई? ज्यादा होती है, ठीक है। लिखो प्रत्यक्ष प्रकाश विधि। ना वो तो केवल मैंने फोटो है जो वैसे बना दिए हैं। अब मैं ये क्यों लाया मैं आपको बता देता हूं। एक है कि ये हमारे पास है तो डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट में अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। अब ऐसा फोटो बना के दे दिया कि कौन सा रिफ्लेक्टर है डिप्रेसिव, ये है डीप बाउल, यानी कि बाउल की तरह ना, कटोरी की तरह, तो डी बाउल। ये डिफ्यूजिंग रिफ्लेक्टर कहलाता है, ये थ्रो रिफ्लेक्टर कहलाता है सभी किसमें? डायरेक्ट में। लेकिन अब सबका यदि मान लो फोटो देके पूछ ले बताओ कौन सा रिफ्लेक्टर है, तो थ्रो रिफ्लेक्टर है। सवाल किसमें? निम्मी का सवाल है, पूछ तो सकता ही है। और बताए पूछे, आप कहेंगे डायरेक्ट, आप कहेंगे डायरेक्ट तो है, लेकिन डायरेक्ट में पूछ ले कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे थ्रो रिफ्लेक्टर है। जिसमें बाकी ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं है, बटन तो निमी का फोटो है तो पूछ सकता है, ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। इसीलिए दक्षता क्या होती है? ज्यादा, और चमकीलापन है। लेकिन आप पूछे चकाचौंध कौन करेगा? प्रत्यक्ष विधि। चकाचौंध विधि यही कर सकता है जो आंखों में दर्द देगा, 90% लाइट एक जगह तल पे डाल रहा है, तो ये मामला है। अब देखो ऐसा है भाई, ये हमारे पास है डायरेक्ट लाइट
जो प्रकाश है पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये डायरेक्ट लाइट है। और ये जो लाइट है ऐसा लैंप बना के वो दिया है परीक्षा वाला कि ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है कि प्रकाश कहाँ, तीर निशान कहाँ है, ऊपर की ओर। ये कह रहा है इसमें से प्रकाश कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। और ये है बल्ब इज फिटेड है, यहां से यहां बल्ब फिट किया गया है और फिर ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट लाइटिंग है। और ये जो फोटो है ना, शायद ये डिटो फोटो बीएसपीएसएल वालों ने पूछा था, ये फोटो देख के पूछा था, नाम हटा दिया इन्होंने, बताओ किसका है, मैं आपको बता, शायद इसका यही है। ये पूछा एक, उन्होंने फोटो बना के दिया था। जनरली अपने फोटो नहीं देते हैं, ये देखो भाई, ये सेम डिटो फोटो दिया है, सेम डिटो, ठीक है। और यही लिखा बल्ब इज फिटेड हेयर। और ये बीएसपीएसएल 16 जुलाई 2025 को सवाल दिया, इन्होंने यहां तक फोटो दिया, इसके नीचे वाला काट दिया, यहां तक फोटो दिया, ठीक है। और पूछा है बताइए कौन सा है, डायरेक्ट, डिस्प्ले, इनडायरेक्ट, स्पॉटलाइट। तो आंसर क्या है। अब आपको लगे भाई ये ऐसा कौन पूछे, तो ये मैं पूछा वो बता देता हूं, इसलिए मैंने फोटो ये भी लगाया था। ये इन्होंने यहां से काट कितने फोटो दिया है, ये कौन सी लाइट है, क्योंकि तीर का निशान कहां है, ऊपर की ओर, और यहां पर तीर का निशान कहां है, नीचे की ओर, तो डायरेक्ट। बस इतना सा फर्क है। और तो आप कैसे पता करेंगे भाई कि सेमी इनडायरेक्ट है कि केवल इनडायरेक्ट है, ये पता थोड़ी कर सकते हैं, नहीं, केवल उन्होंने ऑप्शन दिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में है। तो आप कहेंगे तीर का निशान ऊपर है इनडायरेक्ट है, और तीर का निशान नीचे क्या है, डायरेक्ट। बस ये दूसरा हमारे पास है अर्ध प्रत्यक्ष विधि, यानी कि सेमी डायरेक्ट। सेमी डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट का मतलब क्या है कि आपका 60% से 90% प्रकाश नीचे की ओर। घरेलू एवं कार्यालय में उपयोग। अब इसमें हमारे पास लैंप ऐसे लगा दो, तभी तो 60% से 90% नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे ना, तो ये रिफ्लेक्टर ऐसा है, एक तो आपको सीधा प्रकाश से दर्शा रखा है, एक ये जो दर्शा रखा ना, इसका अर्थ ये इस प्रकार निकलता है कि यहां पर प्रकाश ऐसे जाएगा। ये एनक्लोज्ड है, ये बेटन और वी चैनल का टाइप है, ये ट्रांसक्यूएंट और ओपन टॉप सेट्स है। तो इस प्रकार अलग अलग सेमी डायरेक्ट होते हैं, जिनके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे पास सेमी डायरेक्ट कहेंगे किसे, तो आप कहेंगे सेमी डायरेक्ट हम उसे कहेंगे, सेमी डायरेक्ट हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे पास 60% से 90% प्रकाश कहाँ आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। तीसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रकाश विधि। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में हमारे पास 0% से 10% प्रकाश नीचे की ओर आएगा, बाकी सारा प्रकाश कहां जाएगा भाई, ठीक है। 0% से 10% प्रकाश कहां आएगा, नीचे की ओर, बाकी सारा प्रकाश जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। यानी जो आप लैंप लगाएंगे कायदे से ऐसे ही हो गए ना भाई, सारा प्रकाश कहां जा रहा है, ऊपर। तो ये हमारे पास कहां काम लेते हैं भाई, सिनेमाघरों में, ऑडिटोरियम में, जहां कला का मंचन होता है वहां पर काम लेते हैं, वहां पर इस प्रकार की लाइट को प्रयोग कर सकते हैं। करो नोट। अब ये सब कुछ पढ़ा देते हैं, फिर आपके सवाल आ जाता है ऐसे कई बार।
तो किसको उपयोग करेंगे? कौन सी प्रकाश व्यवस्था आएगी? फ्लड लाइट। कौन सा आएगी? फ्लड लाइट। अब फ्लड लाइट है, आप फ्लड लाइट पढ़ के जाते हो, हिंदी में क्या लिखा है इसका बताओ? पूर्व प्रदीपन। क्रिकेट स्टेडियम में लाइट कौन सी लगी होती है? फ्लड लाइट ही होती है। क्यों होती है? कि छाया नहीं पड़े। चारों ओर से लाइट इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि इस स्टेडियम के अंदर छाया बिल्कुल भी नहीं पड़े। छाया कब नहीं पड़ेगी? जब हमारे पास अनंत प्रकाश व्यवस्था पर कार्य करेगा। और वो कौन सी लाइट करती है? फ्लड लाइट। अब आगे अपना हाल कैसा आएगा? फ्लड लाइट किसकी बनी होती है बताओ? पहले लेते थे हेलोजन की, आजकल कौन सी आती है? हेलाइड की। आजकल हेलाइड काम लेते हैं ना, हेलोजन नहीं लेते हैं, अब लेते हैं हेलाइड काम है। पहले हेलोजन लैंप काम लेते थे। हेलोजन कितनी हीट बहुत ज्यादा देता है ना, इसलिए हेलोजन लेना काम बंद कर दिया, अब हेलाइड काम में ली जाती है। तो फ्लड लाइट है। तो ये हमारे पास अब हिंदी में शब्द आया था, मैं खुद पढ़ने बाद मैंने कहा यार क्रिकेट स्टेडियम फ्लड लाइट लगाते हैं, सारे ऑप्शन ऐसे हैं पूर्व प्रदीपन। तो मैंने पूर्व प्रदीपन को गूगल में लिखा तो आया फ्लड लाइट। ऐसा आपके साथ भी तो हो गई? वो तो यहाँ तो वहाँ इंग्लिश देख लोगे। नहीं तो पूर्व प्रदीपन से किसने सोचा क्या फ्लड लाइट होगी? अब इसकी हिंदी है ये है, ये भी आपके निमीवाड़ी में पूछ सकता है, अगले पूछे तो कि यदि लिखा हुआ है कि जीवन काल 1000 घंटा है तो इसका मतलब है कि 1000 घंटे के बाद लगभग 50% लैंप फ्यूज हो जाएंगे। 1000 घंटे के बाद लगभग 50% लैंप क्या हो जाएंगे? फ्यूज। जीवन काल का अर्थ यह होता है भाई 5% लैंप हो गए 900 वाट पे फ्यूज, मान मतलब 900 घंटे पे हो सकते हैं। लेकिन एक जीवन काल 1000 घंटे लिखा, उसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा 1000 घंटे के बाद में कितने हो जाएंगे लैंप? लगभग 50% लैंप क्या हो जाएंगे? फ्यूज। इसका अर्थ जीवन काल का अर्थ यह होता है कि भाई 50% लोगों की मौत इधर होनी है, 50% लैंप की मौत यहां होनी है, इतना टाइम है, यह जीवन काल का अर्थ है। अब ये सारे 1000 पे थोड़ी होते हैं, कई 800 घंटे पे होगा, कई 900 घंटे पे होगा, कई 1000 पे होगा, कई 1100 पे होगा, लेकिन 1000 घंटे के बाद में लगभग 50% है जो फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उसका लाइफ टाइम क्या कहलाएगी? 1000 घंटा। कई लैंप तो 2000 घंटे चल जाएंगे, कई 1800 चल जाएंगे, कई 800 चला, लेकिन आपने 1000 क्यों कहा? कि भाई 1000 के बाद में लगभग 50% लैंप क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उसका जीवन काल ऐसे निर्धारित है। जीवन काल का तरीका ये था। अर्ध प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं भाई? सेमी इनडायरेक्ट। अर्ध अप्रत्यक्ष। बताओ भाई 60% से 90% प्रकाश, 60% से 90% प्रकाश कहाँ आएगा भाई? ऊपर की ओर। तो मैं नीचे वाले लिख दूं केवल सीधा? तो कितना लिख दूं? 10% से 40% प्रकाश नीचे की ओर। उपयोग कहां करते हैं? घरों में सजावटी लैंप के रूप में। पांचवा है सामान्य प्रकाश विधि, जनरल लाइट सर्विस है। 50% प्रकाश कहां आएगा भाई? नीचे की ओर। इसका मतलब ये प्रकाश सब तरफ क्या देगा? बराबर ही देगा। तो 50% प्रकाश नीचे आ गया, 50% प्रकाश कहां चला गया? ऊपर। इससे हम कहते हैं सामान्य प्रकाश विधि। ये हम कहां लेते हैं? जैसे बरामदे में, या फिर जो पार्क में, उद्यान में, पार्क हो गए ना भाई, उद्यान में, पार्किंग स्थल पर भी ऐसे लेते हैं। अपन लेते हैं ना, बाड़े में लेते हैं भैया। हाँ, घर के बाहर की तरफ बाड़ा होता है, उधर एक लट्टू लगा देते हैं, वो ऐसे ही चलता है ना, वो बड़ा है। मामला अब ये होता है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, एक सॉफ्ट लाइट रिफ्लेक्टर है। अब हमारे पास क्या होता है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, ये सामान्य रिफ्लेक्टर है, सामान्य परावर्तक।
प्रकाश किरण को एक केंद्रित स्थान पर भेजने के लिए। तो ये सामान्य परावर्तक होता है जो हमारे पास कौन सा काम लेते हैं भाई, पैराबोलिक, परवलय आकार का है, परवलय आकार। गाड़ियों के हेडलाइट में सामान्यतः यही काम होता है। लेकिन ये जो प्रकाश है वो वैसा नहीं है। ये जो हमारे पास सॉफ्ट लाइट होती है, इसमें यहां पर एक और रिफ्लेक्टर का भाग लगा होता है। जब ये बल्ब यहां से प्रकाश उत्सर्जन करेगा तो इधर जाके टकराएगा, यहां से इधर गया, यहां से इधर चला गया। अब प्रकाश यहां टकराया, यहां से इधर गया, यहां से क्या चला गया, इधर चला गया। तो इस प्रकार से है। अब यहां पर प्रकाश हमारे पास अलग अलग दिशाओं में टकरा तब आगे बढ़ेगा। जैसे ये प्रकाश यहां पर ऐसे सीधा गया तो इधर चला गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में फैलता हुआ जाएगा। वो कौन सा है, सॉफ्ट लाइट। जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित नहीं करेगी, ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। जो प्रकाश को एक जगह केंद्रित नहीं करके क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो वो हमारे पास कौन सा है, सॉफ्ट लाइट रिफ्लेक्टर। और इंपॉर्टेंट है चित्र। मैं तो आज को आपको बार बार कहता हूं कि चित्र है जिसमें पूछे हुए नहीं है। बाकी इसमें जितनी भी लाइन है प्रदीप्ति के अंदर वो लगभग परीक्षा में पूछी हुई है। चित्र कोई से पूछे हुए नहीं है। तो ये देख के पूछ सकता है ये कौन सा रिफ्लेक्टर है। सवाल तो सिंपल ही बना भाई, तो ये पूछ सकते हैं सॉफ्ट लाइट कौन सा होगा भाई। ऐसा परावर्तक जो प्रकाश किरण को अलग अलग दिशा में फैलाता है। एक होता है स्पॉट लाइट, वो अलग होता है। अब लास्ट में पढ़े ना, वो पढ़ेंगे सारे आजकल जो नए नए आ रहे हैं ना, वो पढ़ लेंगे। आप में से किसी ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया ना, उसको आता है ना नई नई लाइट आजकल, कि भाई आपके कपड़े की दुकान पर कौन सी लगती है, जो कपड़े के ऊपर डायरेक्ट आएगी, घर के एंट्री के समय कौन सी लगती है। और वो इस प्रकार की आजकल लाइटें बहुत ज़्यादा आ गई। फिर वार्म लाइट क्या होती है, हॉट लाइट क्या होती है, वो भी तापमान के कारण होता है। नहीं होता, वो कहता है यहाँ कौन सा लाइट लगा, वो वॉर्म लाइट लगा, वॉर्म लाइट। वॉर्म लाइट मतलब वार्म होती है, WRM वार्म, उसको वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म लाइट। ये सब खेल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर के कारण कलर का फर्क होता है, इसलिए अलग अलग लाइट आती है। हाँ, परवलय मतलब पैराबोलिक। आपकी यूनियन थोड़ी होती है, उनकी यूनियन होती है। इसलिए डीजल में कहा एथेनॉल है ही नहीं, पेट्रोल में तो एथेनॉल है। लिख दिया भाई। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, उसके बाद आप लिख लेना, पहले समझ लो। सवाल कैसा कैसा पूछा था। एक सवाल पूछा था, बताइए इनमें से किसमें प्रदीप्ति सबसे ज्यादा चाहिए। तो इनमें से 4 नाम देंगे, जिसमें ज्यादा होता है उत्तर करना है। एक कॉमन सवाल ये। एक आपको कहते हैं प्रूफ रीडिंग करने के लिए, तो प्रूफ रीडिंग वाला कौन सा होता है भाई, सूक्ष्म कार्य। प्रूफ रीडिंग का मतलब है जो लिखा हुआ ठीक है कि नहीं आप चेक करो, प्रूफ रीडिंग है। अति सूक्ष्म कार्य है, उसके लिए कितना है, 1500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है। लक्स का मतलब क्या होता है, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। एक सिलाई कढ़ाई मशीन मरम्मत के लिए कितने चाहिए, 700 ल्यूमेन। सड़कों पर कितनी चाहिए, 15 से 30। अच्छा, सड़कों पर होती है हमारे पास कौन सा लैंप लगाया जाता है भाई, अर्ध प्रत्यक्ष होता है। सड़कों पर हमारे पास कौन सा आता है सामान्यतः, 60% से 90% प्रकाश कहाँ आता है, नीचे आता है। क्योंकि वो हमारे पास उत्तल प्रकार का लगाते हैं। ये ट्यूबलाइट लगाई, ट्यूबलाइट के पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है ना, वो ऐसा होता है। तो वो प्रकाश को ऐसे फैलाता है, एक जगह केंद्रित नहीं करता है। ये कैसा होता है, उत्तल रिफ्लेक्टर, उत्तल प्रकार का परावर्तक, उत्तल प्रकार का परावर्तक। किसमें होता है भाई, रोड लाइट में अवतल नहीं होता है। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा होता है, अवतल। रोड लाइट में कौन सा होता है, उत्तल। उसका कार्य प्रकाश को फैलाना। अवतल का कार्य था प्रकाश को इकट्ठा करना, और उत्तल का कार्य था प्रकाश को फैलाना। तो ये उत्तल यानी कॉन्वेक्स है। हाँ, अब देखो, एक दिन के प्रकाश का अच्छा प्रतिफलन कब माना जाता है कि भाई ठीक है, रोशनी 400 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या लक्ष्य कह दो। सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिफलन कितना होना चाहिए, 20 से 50। घरों में प्रतिफलन कितना होना चाहिए, 100 से 140। तो देख लो, गैलरी में कितना है, 100, भोजन कक्ष में 150, स्नान घर में 100, सीढ़ियों में 100, रसोई घर में 200 से 300, शयन कक्ष में 200 से 300 और अध्ययन कक्ष में 300। और ये है हमारे पास घर का।
ठीक है हैं? ऑपरेशन कक्ष में 500 से 1000 है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑपरेशन टेबल पे चाहिए वो है 2000। ठीक है, सड़कों पर 1530, सूक्ष्म कार्य के लिए क्या होता है 500, अति सूक्ष्म कार्य है 1500, सिलाई कढ़ाई मशीन मरम्मत के लिए कितना है 700। ये एग्जैक्ट टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। जितना महीन कार्य है प्रदीप्ति उतनी क्या चाहिए ज्यादा, जहां नॉर्मल कार्य वो प्रदीप्ति क्या चाहिए कम, ये मामला है। और जहां पर आपको विशेष फोकस करके चीजों को देखना पड़ता है, देखो सिलाई में कढ़ाई में तो यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है, तो आपको प्रदीप्ति क्या चाहिए ज्यादा, पढ़ाई में भी प्रदीप्ति क्या चाहिए ज्यादा। लेकिन आपके पास बाकी चीजों में जैसे मान लो कि ये सामान्य है तो कितना होता है 100 से 140, और सार्वजनिक स्थानों पर लगभग कितना होता है 20 से 50। रोड पर कितना होता है रात को 20 से 50, सार्वजनिक स्थान ही हुआ। यहाँ कोई पार्क है तो उसमें कितना होता है 20। कहाँ पीसीबी, पीसीबी हमारे पास सूक्ष्म में आएगी या अति सूक्ष्म आएगी, इधर ही आएगी दोनों में से। हाँ 500 से ऊपर ही है ना भाई, यहाँ तो पीसीबी सूक्ष्म आएगी, यहाँ अति सूक्ष्म कार्य आएगी। अब पीसीबी भी तो अलग अलग प्रकार की रहेगी ना, रेडियो वाली पीसीबी तो सूक्ष्म आती है, अति सूक्ष्म आती नहीं है। मोबाइल वाले या कोई और पीसीबी है वो बहुत छोटी होती है, उसमें आईसी बहुत छोटी होती है तो अति सूक्ष्म आ जाती है। वो तो मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, पीसीबी तो सब कुछ में है, रेडियो में पीसीबी लगती है, मोबाइल में पीसीबी लगती है, ऐसे कैसे बताएंगे। हाँ सूक्ष्म कार्य में तो 500 से 1000 है, सामान्य पीसीबी सूक्ष्म कार्य में आती है। करो नोट इसको, ये लिखना आपको भाई, लिख लिया भाई ठीक है। हमारे पास लैंप अलग अलग प्रकार के हैं। आज हम जिस लैंप के बारे में पढ़ेंगे वो है इनकैंडिसेंट लैंप यानी उद्दीप्त लैंप। तो इनकैंडिसेंट लैंप यानी उद्दीप्त लैंप के बारे में देखते हैं। ये वही लैंप है जो अपने घरों में लगाते थे ना बल्ब, तो वही हमारे पास इनकैंडिसेंट लैंप या उद्दीप्त लैंप कहलाता है। ठीक है, अब इस लैंप की खास बात क्या होती है कि इस लैंप के अंदर हमारे पास एक फिलामेंट होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें फिलामेंट होता है। और जैसे ही फिलामेंट को धारा प्रदान करोगे तो हमारे पास क्या उत्पन्न होगी उष्मा, और उष्मा के कारण क्या बनेगा प्रकाश। ठीक है, तो आप कहेंगे विद्युत धारा प्रदान करने पर यह है उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें फिलामेंट होता है और उसमें प्रकाश उत्पन्न करता है। क्यों, किसके कारण, फिलामेंट के कारण। ठीक है, अब बताइए कि इसमें एक आता है इसका कलर रेंडरिंग इंडेक्स उच्च होता है। क्या होता है ये, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लो आप गए कोई शोरूम है, आपको टी शर्ट कोई पसंद आ गई, टी शर्ट ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या बहुत सारी लाइटें लगी रहती है ना, तो आपको जो रंग लगा बाद में आपने घर पे खोला तो रंग दूसरा निकला। मीशो नहीं, मीशो में तो आपको लाइट का पता कैसे, यहाँ मैं आपको लाइट का बता रहा हूँ ना। आप शोरूम में आप अपने सामने, आपके सामने आप पे करवाते हैं, और जब आप घर पे लगाते हैं तो आपका कलर दूसरा निकलता है, क्योंकि वहां पर लाल पीली अलग अलग प्रकार की लाइटें लगा रखी थी। जब आप नहीं निकलते हैं, अभी आप सब्जी मंडी पर यहाँ पर जैसे ये 80 फुट रोड पे, तो सारे सब्जी वाले हरी लाइट लगा रखते हैं। रात को आप जाते हैं आपको सारी सब्जी हरी हरी नजर आती है, लेकिन वो तो घर पे ले जाने के बाद वो पता चलता है इतनी हरी है ही नहीं है कि नहीं है। यही कलर रेंडरिंग इंडेक्स है। ये कह रहा है कलर रेंडरिंग इंडेक्स उच्च होता है, इसका मतलब ओरिजिनलिटी ज्यादा है। इस बल्ब में जो आपने रंग देखा बाद में वास्तव में रंग वही रहेगा, तो इसका मतलब कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या है, उच्च। यदि कलर रेंडरिंग इंडेक्स कम होता तो आपने जो देखा है वो बाद में नहीं मिलता, कोई और मिलता, तो आप कहते हैं कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या है, निम्न है। आप समझ में आ गई, कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है, उच्च। तो बल्ब के अंदर देखोगे और चाहे आप सूर्य के प्रकाश देखोगे लगभग क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये भी तो उष्मा से प्रकाश बनाएगा और सूर्य भी तो उष्मा से प्रकाश बनाएगा। इसमें भी कोई गैसों का काम है नहीं, उधर भी कोई गैसों का काम नहीं रहेगा, इसलिए सेम है। कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या रहता है, उच्च। अर्थ समझ गए नहीं समझ गए, बस ये वही होगा। आपके किसी न किसी के साथ धोखा से होता रहता है, तो आपको याद रह जाएगा सीआरआई क्या होता है, तो आपको याद रह जाएगा सीआरआई क्या होता है। करो नोट,
ठीक है भाई, ओके। अब हमारे पास आता है सबसे पहले ये, उसमें चलो इसी से समझा देते हैं लैंप होता है क्या पहले। अब ये है हमारे पास केप है, बायोनेट केप है। कौन सी केप है भाई? बायोनेट। अब ये बायोनेट होनी कोई ज़रूरी है नहीं, हम बायोनेट की जगह दूसरे केप भी ले सकते हैं। गोल या एडिशन स्क्रू ले सकते हैं, एडिशन स्क्रू टाइप की केप काम ले सकते हैं। छोटे स्क्रू और बड़े स्क्रू भी अलग अलग प्रकार की केप आती है, सब अलग अलग प्रकार की केप काम ले सकते हैं। ये हमारे पास कौन सी प्रकार की है भाई? बायोनेट। तो ये बायोनेट केप है जो हमारे पास होल्डर में फिक्स करने के लिए काम में ली जाती है। ये हमारे पास जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण किसका बना हुआ है भाई? कांच का। बाहरी आवरण है कांच का है, कांच का क्योंकि पारदर्शी है। और अंदर हमारे पास ये ग्लास स्टेम है, इसका कार्य क्या होता है? फिलामेंट को सहारा देना। फिलामेंट देखो यहां से यहां तक है कि नहीं है, तो एक तो तार इधर लाके ये जुड़ा, इधर से ये, एक इधर से ये जुड़ा। अब बीच में इस फिलामेंट को सहारा देने के लिए हमने किसको काम में लिया? ग्लास स्टेम को। तो इसका कार्य क्या हो गया? फिलामेंट को सहारा देना, सहारा देना। अब फिलामेंट है, अभी ये तो टंगस्टन वाला डायग्राम में टंगस्टन वाला है, हम कार्बन फिलामेंट भी काम लेते हैं, टंगस्टन भी काम में लेते हैं। तो कार्बन वाले में कार्बन लगेगा, टंगस्टन वाले में टंगस्टन। ये स्पाइडर फॉर होल्डिंग फिलामेंट, फिलामेंट को होल्ड करने के लिए स्पाइडर के रूप में चीजें बनी हुई है, थोड़ा सा फैलाया हुआ है। और ये है लीड, वायर की क्या है? लीड। ये फ्यूज है जो सामान्यतः हम काम में नहीं लेते, पहले पुराने टाइम लेते होंगे, लेकिन सामान्यतः बड़े लैंपों में काम में ले लो। ताकि ये क्या है कि फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि यदि बल्ब में ज्यादा धारा आ जाए तो ये यहाँ से फूटे नहीं, उससे पहले ये यहाँ से फ्यूज क्या हो जाए? डिफ्यूज कर दें, यानी कि लैंप खराब हो गया। फूटेगा तो भी खराब ही होना है, और ये डिस्कनेक्ट करेगा तो भी क्या होना है? खराब ही होना है। तो उन्होंने कहा यार बहुत ज्यादा ताप बढ़ गया, और बहुत ज्यादा ताप के कारण, उष्मा के कारण ये है, उष्मा तो देखा ही, जिसका कारण फूट सकता है, तो फूटने का खतरा नहीं रखे, इसलिए क्या लगा दो? फ्यूज। और फ्यूज क्या कर लेगा? फ्यूज यदि खराब हो गया तो भी तो आपको लैंप दूसरे लाना है, तो आप कहोगे फ्यूज लगाए क्यों? लेकिन एक तो सुरक्षा ना, फूटने तो नहीं दिया। ये काम है फ्यूज का। अब होता है सबसे पहले हमारे पास फिलामेंट में तीन प्रकार के हैं। एक है कार्बन फिलामेंट लैंप, आप जो जो बताएंगे वो हम लिखते जाएंगे। आप बताइए भाई कार्बन फिलामेंट लैंप में, कार्बन फिलामेंट में लैंप में सबसे पहला सवाल है कि सर फिलामेंट किसका बनाते हैं? फिलामेंट किसका होता है? कार्बन का। कार्बन का फिलामेंट बनाते हैं। तो कार्बन का क्यों बनाते हैं फिलामेंट भाई? क्योंकि कार्बन का गलनांक क्या है? उच्च है। कार्बन का गलनांक उच्च कितना है? 3550 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास एडिसन लैंप है, एडिसन ने इसी लैंप को खोज की थी, ये एडिसन लैंप है। लेकिन कार्बन धातु होती है, अधातु होती है? अधातु है। तो हमें धात्विक फिलामेंट काम में लेना चाहिए, इसलिए हमने बाद में इस कार्बन की जगह किसको काम लिया? टंगस्टन को। जो फिलामेंट है वो किस फिलामेंट का आकार कैसा होता है? कोइल के रूप में, कोइल के रूप में। कोइल के रूप में मतलब हो गया कुंडली के रूप में। फिलामेंट का आकार किस रूप में हो गया भाई? कुंडली के रूप में हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फिलामेंट किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर फिलामेंट हमारे पास कार्बन का है, गलनांक है 3550 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और ये हमारे पास अधातु होता है, कोइल के रूप में इसको काम में लेते हैं। अब इस बल्ब में निर्वात होता है कि गैस भरी होती है? तो यह लैंप निर्वात प्रकार का होता है। निर्वात नहीं रखे में वायु भर देता है, वायु भर देता है, क्या नुकसान होता है? हाँ, यदि इसमें वायु भरी जाती है, वायु भर देते हैं, इसमें वायु भरने से यह वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकृत होने से कैसे पता चला वाष्पीकृत हुआ? तो बल्ब फ्यूज होता है, अंदर से काला पड़ता है ना, तो वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि अंदर से गहरा काला या हल्का काला जो भी है, गहरा काला रंग हो जाता है।
अब यहां तक तो छोटी छोटी चीजें आई है, मेन तो बात बाकी रह गई है। बताइए इसका कार्यकारी ताप कितना है? तो बताओ भाई, 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी दक्षता कितनी है? 2.4 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट, और बाकी देखो कि 3 ल्यूमेन प्रति वाट आपके नीमी में दिया हुआ है। यही सवाल आया था और आगे भी आ सकता है, सीधे सीधा लिखा हो 3 ही। ठीक है, बाकी होती 2.4 से 4 है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 600 घंटे से 800 घंटे। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं? बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर में। कहीं नहीं लेते वैसे तो हम इसको। ठीक है भाई, करो नोट। क्या हुआ? हो गया भाई। अगला हमारे पास होता है दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वात का, एक गैस भरा हुआ। मैं दोनों के बारे में बता दूं। पहला है निर्वात का। निर्वात के ऊपर सवाल पूछा नहीं जाता ज्यादातर, लेकिन कई बार पूछ ले कि उसका कार्यकारी ताप वगैरह कितना होता है। गैस भरे हुए के सवाल ज्यादा होते हैं। टंगस्टन फिलामेंट में लिख देते हैं। फिलामेंट किसका बना हुआ है भाई? फिलामेंट है टंगस्टन का। टंगस्टन के बारे में बता दो कुछ बातें। गलनांक कितना है? 3422। और प्रतिरोधकता कितनी है? 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ताप गुणा कितना है? 0.0051 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब बताओ ये ताप गुणा क्यों लिखा? इससे एक सवाल आपका यहां से बनेगा इनडायरेक्ट, लेकिन काम यही आता है। आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा टी 2 माइनस टी 1 होता है कि नहीं होता? उस सूत्र से करोगे तो फिलामेंट लैंप जो होता है वो ठंडा जो लैंप है यानी चालू नहीं किया तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध, और गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, तो गर्म करने पर प्रतिरोध ठंडे की तुलना में कितना गुना बढ़ेगा? 12 गुना। फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध, गर्म फिलामेंट का लैंप का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट की तुलना में कितना गुना होता है? 12 गुना लगभग। कैसे होता है? आर टी निकालना है भाई, तो आर नोट पहले तो कुछ भी होगा 1 प्लस अल्फा कितना? 0.005 है। इसका गलनांक है ना 2300 डिग्री सेल्सियस पर इसको काम कराते हैं सामान्यतः। अब 2300 से इसको करो गुणा, करो लगभग गुणा करो इसको। है क्या आया? 11.73। तो ये इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 पॉइंट, बताओ लगभग कितना गुना आया? 12 गुना। तो 12 गुना किसके कारण आया? ताप गुणा के कारण। ये किससे डिसाइड हुआ भाई? ताप गुणांक से। तो एक सवाल आया हुआ भी है, गर्म फिलामेंट का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट के प्रतिरोध से, आवाज मत करो भाई, लगभग 12 गुना होता है। फिलामेंट किस रूप में होता है? कोयल के रूप में। कोयल के रूप में क्यों करते हैं भाई? लंबाई बढ़ाने के लिए। फिलामेंट की सीधे तार लगा सकते हो ना। कोयल क्यों बनाते हो? ताकि तार की लंबाई क्या होता है? ज्यादा, तो प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, अब तो इसका कार्यकारी ताप कितना होता है?
2300 डिग्री सेल्सियस। इसकी दक्षता कितनी है? इसकी 8 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। कई जगह 8 से 10 लिख देते हैं, आपने 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 8 ल्यूमेन प्रति वाट है। ठीक है। जीवन काल बताओ, 750 घंटे से 850 घंटे। उपयोग में कहां लेते हो? पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप, ये हमारे पास कौन सा लैंप होता है? सजावटी। सजावटी लैंप। ये सामान्यतः 25 वाट कैपेसिटी के होते हैं। इसको जनरल लाइट सर्विस में काम में ले सकते हो, लेकिन लेते नहीं है सामान्यतः। जीएलएस में किसको लेते हैं भाई? गैस भरे हुए को। अभी निर्वात वाला लिखा हुआ है। आप पहले छोटी छोटी लाइटें थी नहीं ना, तो पुराने टाइम में सजावटी मामला था। पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप, नाइट लैंप। लिख लिया भाई? ठीक है। अब ये एक देखो कि हमने अभी तक लिखा कोयल के रूप में काम में लिया। अब अगला है हमारे पास 3 नंबर में टंगस्टन फिलामेंट लैंप। वापस हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्या है भाई? गैस भरा हुआ। ये कौन सा लैंप है भाई? गैस भरा हुआ। अब गैस भरा हुआ लैंप है तो बताइए इसमें एक्स्ट्रा में क्या भरी हुई है? गैस। ठीक है ना। तो गैस कौन सी भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन एवं नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन का मिश्रण। अच्छा, आप मुझे बताओ गैस का फायदा क्या होता है? सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति है। लेकिन सबसे ज्यादा चमकता शुक्र है। क्यों? क्योंकि गैसों का पिंड है। यानी कि जब गैसों के ऊपर प्रकाश की विकिरण टकराएगा, विकिरण टकराएगा तो अलग अलग भागों में फैलेगा। फैलेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसलिए तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और का बन। प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी भाई? उच्च। ठीक है। और ये जो निष्क्रिय गैस होता है वो शीतलन का ही कार्य करेगी। ठीक। अभी अब बताओ मुझे, यहां पर फिलामेंट के कौन सा होता है? फिलामेंट कौन सा होता है? कुंडली कर्त कुंडली। इंग्लिश में कहते हैं कोइल्ड कोइल। इंग्लिश में कहते हैं कोइल्ड कोइल। और ये ऐसी होती है कोइल्ड कोइल। ये है कोइल्ड कोइल, ये है केबल कोइल। केबल कोइल का मतलब तो ये हो गया भाई सिंगल कोइल। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी कुंडलीकृत हो रखी है ना, उसको और आपने कुंडलीकृत बनाया है। ये ऐसे बनी हुई है। तो ये हमारे पास कोइल्ड कोइल। एक बार कोइल बनी, उसको वापस हमने क्या किया? कोइल में। तो ये कोइल्ड कोइल है। तो आपको पूछा जाए कि यहां पर कौन सा फिलामेंट काम में लोगे? कोइल्ड कोइल। और उससे पहले हमने सब कौन से लिए थे? कोइल के रूप में। लेकिन यहां कौन सा लिया? कोइल्ड कोइल। ठीक है। अब बताओ इसका कार्यकारी ताप कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस। दक्षता कितनी होती है? 10 ल्यूमेन प्रति वाट से 12 ल्यूमेन प्रति वाट। जीवन काल कितना होता है? 1000 घंटे। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में, जनरल लाइट में इसको काम में लेते हैं आप। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में उपयोग है भाई। सामान्य प्रकाश व्यवस्था में उपयोग। जनरली लाइट के लिए किसको काम लेते हैं? इसी को काम में लिया जाता है। तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है।
कार्यकारिता आप कितना है 2700 डिग्री सेल्सियस, दक्षता है 10 ल्यूमेन प्रति वाट से 12 ल्यूमेन प्रति वाट, जीवन काल कितना है 1000 घंटे। फिलामेंट कुंडली कुंडली के रूप में कोइल्ड कोइल को काम लिया, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है। और ये हमारे पास कुंडली कुंडली का फोटो है, ताकि आपको ध्यान रहता है कुंडली कुंडली क्या होती है और सामान्य कुंडली क्या होती है? गैस से कुचालक की होती है, निष्क्रिय होती है। निष्क्रिय का मतलब है कि ये कोई क्रिया तो करेगी नहीं कैसी भी, ये केवल इसके ऊपर विकिरण टकराएगी तो ये आगे फैलाने का काम करेगी और कुंडली को गलनांक बिंदु तक पहुंचने नहीं देगी, थोड़ा शीतलन का काम कर लेगी। और कोई सवाल भाई? तो ये जो हमने पढ़ा है एक लट्टू पढ़ा, अभी तक लट्टू ही तो था। पढ़ा कल हम पढ़ेंगे सारे लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोडियम वेपर, मर्करी वेपर, फिर हमारे पास कार्बन आर्क लैंप वगैरह छोटे। एक सवाल था ना, एक मिनट भाई मैं भूल गया था, ये करो सवाल। क्या सवाल है? ये सवाल बहुत खतरनाक है। खतरनाक किस चीज का है? क्यों है खतरनाक? सवाल क्या दिया? 50 लक्स दिया। समझो, मैंने कहा था जब सवाल समझ में नहीं आता तो फिजिक्स वाले गुरुजी कहते मात्रक मिला लो। 50 लक्स है। 50 लक्स का मतलब 50 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। 50 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। ये आपको औसतन प्रतिबंध चाहिए, ये कितना है 300 ल्यूमेन, और ये हमारे पास कितना है 4 तिये 12, ठीक है। तो 300 ल्यूमेन है बटा 4 तिये 12 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? भाग दो, कितनी बार गया? 25 है, तो 25 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको कहेगा 25 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर के कितने लैंप लगाओगे 50 बने? मैंने कुछ नहीं किया, एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। आपको 50 लक्स का औसतन प्रति प्राप्त करना है कि नहीं करना? तो बड़ा 50 प्राप्त करना, ठीक है। हमारे पास कितने ल्यूमेन का लैंप है? 300 ल्यूमेन का। एरिया कितना है? 4/3। 4/3 कितना होगा? 12। ऊपर है ल्यूमेन, नीचे क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास 312 का भाग दे तो 25 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर है कि नहीं आया? एक लैंप कितने ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर का है? 25 का। और चाहिए कितना? 50। तो लैंप कितने लगाऊंगा? जब कुछ समझ में नहीं आए मात्रक मिला लो। हमने कोई सूत्र, इसका सूत्र है थोड़ी हमारे पास। जब समझ में नहीं आए तो क्या करना है? ये बेसिक थंब रूल है, मिलाना ही पड़ता है ना भाई। हो जाता है कि नहीं हो जाता उत्तर, और इसमें कोई गड़बड़ी होने का चांस ही नहीं है।